अभी हम थर्मल एक्सपेंशन, वो पहला वाला लेक्चर देख लिया होगा थर्मल एक्सपेंशन का, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस वाले सेक्शन में अभी तक जो हमने उसमें देखा था कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, कोई पूछे कि इस थर्मल एक्सपेंशन का कॉज क्या है, तो इसका कॉज होता है एक कर्व बनेगा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का, इसका असिमेट्री होना, असिमेट्री ऑफ कर्व, ये इसका कॉज होगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि थर्मल एक्सपेंशन का कॉज क्या है, तो कर्व का असिमेट्री होना, दिस इज द कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, होता क्या है उस कर्व में, उसको यहाँ समझते हैं डिटेल में। उस कर्व के अंदर इस तरीके से, यहाँ से, अब उस कर्व को थोड़ा ध्यान से इसमें देखा जाए। वो कर्व यहाँ से आके ऐसे करके ऐसे जाता है। उस कर्व में अगर नोट करोगे तो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी और नीचे में ये आर है, डिस्टेंस है। हमने क्या किया, एक एटम को यहाँ फिक्स कर दिया। ये जो हमने यहाँ फिक्स किया है, ये एक एटम है, फर्स्ट एटम को यहाँ फिक्स कर दिया। और दूसरी बात, जो सेकेंड एटम है वो वाइब्रेट करेगा, यहाँ सेकेंड एटम वाइब्रेट करेगा। ये दोनों मैंने सेकेंड एटम दिखाए। सेकेंड एटम ये दो नहीं है, ये एक ही है सेकेंड एटम, लेकिन हाँ वो इस लाइन पे वाइब्रेट कर रहा होगा। कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, इस पे वाइब्रेट करेगा। अच्छा, अब ये घटना अगर किसी टेम्परेचर T1 पे हो रही है, किसी टेम्परेचर T1 पे हो रही है ये घटना, अब हमने नया टेम्परेचर जब इसको T2 दिया होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, तब ये यहाँ पे ऐसे जाके ऊपर वाइब्रेट करेगा। अब थोड़ा सा इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो अगर मैं यहाँ से दो तीन चीज देखूं कि पहली बात, ये जो टेम्परेचर T2 है ये ज़्यादा है टेम्परेचर T1 से। मतलब हमने ये देखा कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ बात क्या हुई है कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये बढ़ा। अच्छा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं। मान लो अब हम किसी T3 टेम्परेचर पे पहुंचे हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसका और बढ़ गया, थोड़ा और बड़ी लाइन हो गई इसकी वाइब्रेशन की, एम्पलीट्यूड की। ये देखो, ये इस तरीके से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसका बढ़ता चला गया। अब तीनों केस के मीन पोजीशन पे विचार करो। पहले का मीन पोजीशन, पहले का मीन पोजीशन ये रहा, ये जगह है पहले का मीन पोजीशन। अब इसको एक डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये सबसे पहली बार का मीन पोजीशन। अच्छा, उसके बाद का मीन पोजीशन हो सकता है थोड़ा इधर आ गया हो, क्योंकि ये बड़ी लाइन है तो हो सकता है उसका मीन पोजीशन यहाँ आ गया हो, तो ये उसकी डॉटेड लाइन से उसको भी हमने दिखा दिया। तीसरी बार का मीन पोजीशन हो सकता है थोड़ा और इधर आ गया हो, तो उसको हमने तीसरी वाली लाइन से ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। अब एक अच्छी बात समझने की यहाँ पे है कि जैसे जैसे, अब पहला एटम तो फिक्स है, पहला एटम फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, इसकी पोजीशन यहाँ फिक्स है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो पहली बार मीन पोजीशन यहाँ है, तो पहली बार में
जो दूरी यहाँ से यहाँ बनी थी, वो दूरी पहला एटम और दूसरे एटम के मीन पोजीशन से दूरी, वो दूरी थी r1। उसके बाद क्योंकि मीन पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब जो पहले एटम से जो दूरी बननी है वो दूरी बढ़ गई। पहले एटम से जो दूरी बढ़नी है वो दूरी बढ़ गई, वो दूरी हो गई r2। अब बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे r1 एंड r2 क्या है। तो r1 और r2 एटम के बीच की दूरी है। r1 एंड r2 एटम के बीच की दूरी, एटम के बीच की दूरी है। ये r1 एंड r2 एटम के बीच की दूरी है। और क्लियर दिख रहा है कि मेरा जो r2 है वो ज्यादा है। r2 क्लियर दिख रहा है, ज्यादा है किससे, r1 से। अब पूरे कर्व को एक साथ अगर देखा जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से मीन पोजीशन से लेके और फर्स्ट एटम की दूरी बढ़ती गई। देखो पहला एटम फिक्स रखा है, दूसरे एटम को वाइब्रेट करा रहे हैं और एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता गया है, दूरी यहाँ से बढ़ती गई है पहले एटम से। इसका मतलब यहाँ से लोगों को समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इस तरीके से बढ़ता है, पहले एटम से दूसरे एटम की मीन पोजीशन की दूरी बढ़ती है और यही कॉज होता है एक्सपेंशन का। कारण यही कर्व का असिमेट्री होना है। यही असिमेट्री ऑफ कर्व रीजन होता है इसका। बात कंसेप्चुअल है, बात बार बार सुनने की है, बात बार बार समझने की है। अच्छा, अब बात यहाँ से लीनियर एक्सपेंशन की हुई थी। तो जो लीनियर एक्सपेंशन हमने देख लिया था, थोड़ा सा उसको रिकैप करा देता हूँ कि लीनियर एक्सपेंशन में हमने क्या देखा था। कहानी हो रही थी लीनियर एक्सपेंशन की। तो लीनियर एक्सपेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि दो फॉर्मूले जो होते हैं वही हमारे काम के हैं लीनियर एक्सपेंशन के अंदर। उसी दो फॉर्मूले पे पूरी बात यहाँ पे होगी। जैसे अगर अभी आपने वीडियो देखा हो तो आपको ध्यान में मिला होगा कि मेरे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके का। मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड की जो इनिशियल लंबाई है, इस इनिशियल लंबाई को हमने नाम दे दिया Li दे देते हैं नाम। Li इनिशियल लेंथ है, इसीलिए इसका नाम हमने Li दे दिया। बढ़िया बात है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो लेंथ है इसका, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ा और उस बढ़े हुए लेंथ का नाम हमने एल फाइनल रखा और उस एल फाइनल की वैल्यू आई थी Li और साथ में 1 प्लस अल्फा और ये डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी एक चीज बोलता हूँ, ये डेल्टा टी को तो हमने कहा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन जब भी टाइम की बात करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद पेंडुलम आएगा, जहां टाइम की बात करेंगे वहां इस डेल्टा टी को डेल्टा थीटा लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि टाइम को भी तुमने अगर कैपिटल टी से, टाइम पीरियड को भी कैपिटल टी से दिखाओगे और चेंज इन टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से दिखाओगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए इस चेंज इन टेम्परेचर को डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डेल्टा टी या डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। तो ये तो एल फाइनल की बात थी। एल फाइनल हमको याद होना चाहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास ये था कि डेल्टा टी का फॉर्मूला, डेल्टा टी हमको पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। और इस फॉर्मूले के बाद जितने भी सवाल बने हैं सब इसी के ऊपर बने हैं कि हमारे को चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अच्छा, कभी कभी वो डेल्टा एल भी हमसे पूछते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होगा, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ये हो जाता है अल्फा टाइम्स एल इनिशियल इंटू डेल्टा टी। किसी भी चीज में डेल्टा लगा हो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता।
तो फॉर्मूले के नाम पे क्या ध्यान रख सकते हो, एक तो पहला इसको ध्यान रख सकते हो और दूसरा ये वाला तुमको पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए। ये दो बातें थी और दोनों के बाद से इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह वहां पे भी करे गए थे। अब जरा तरीके से बातों को सुनना है। जैसे ये एक सवाल दिख रहा है, थीन कॉपर वायर लेंथ एल इंक्रीज बाय 1%, सही है, लेंथ इंक्रीज बाय 1%, इसको अटेम्प्ट करिए। कह रहा है अ थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इंक्रीज, thin copper wire of length L increase in length by 1% when heated from temperature T1 to T2। T1 से T2 टेम्परेचर जब इसको दिया गया, यानी कि टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया गया है, what is the percentage change in area when thin copper plate having dimension 2L into L is heated from इतना इतना। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बात समझने की है। चलो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा पकाऊ जैसा लग रहा होगा तुमको। सबसे पहली बात कि यहाँ पे इसने एरिया के बारे में बात करी, एरिया। अच्छा, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी, यही तो होता है एरिया। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, इसने कहा है 2L इंटू एल, मतलब 2L पक्का इसकी लंबाई है और दूसरा वाला L जो है इसकी चौड़ाई है। तो ये आराम से हमारे पास एक बात आ गई कि जो एरिया तुम लिखोगे वो लिखोगे तुम 2L², ये तो तुमने यहाँ से एरिया लिखा। अब जरा देखो, एरिया 2L², बढ़िया बात है। अब यहाँ पे ये जो 2 देख पा रहे हो तुम, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि एरिया हमारा अगर लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन देखा जाए तो A प्रोपोर्शनल L का स्क्वायर है, पहली बात। और दूसरी बात, इसने कहा है 1%, मतलब ये सवाल ऐसा है जहाँ परसेंटेज चेंज 5% से कम है। 5% से कम परसेंटेज चेंज वाले सवाल को रात को भी हमने देखा था। अगर मैं यहाँ से तरीके से डेल्टा A बाई A, डेल्टा A बाई A अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा समझिए। अगर परसेंटेज लिखना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इतना परसेंट का मतलब क्या है, ये जो पावर है ना, ये पहले तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स ये लिखा जाएगा डेल्टा L बाई L इंटू 100%, इंटू 100%, ये पूछा जाएगा। अब जरा समझिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि लेंथ को 1% बढ़ाया, लेंथ को 1% बढ़ाया, वो ये लिखा हुआ है। ये जो डेल्टा L बाई L इंटू 100% तुम लिखा हुआ देख रहे हो, यही तो है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। यही क्वेश्चन में 1% इसने गिवन है, इसने दे रखा है। अच्छा, और ये तुमसे क्या पूछा है देखना, तुमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो ये जो तुमने लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन एरिया, यही है परसेंटेज चेंज इन एरिया। और मजे की बात यह है कि यही तुमसे पूछा गया है, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये पूरा का पूरा टर्म तुमसे पूछा गया है, पूरा का पूरा टर्म तुमसे पूछा गया है। बस एक गिवन है, ये पूछा है, तो बस क्या हो जाएगा समझो, 2 इंटू 1%, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1%। ये क्या है, ये है परसेंटेज चेंज किसका, तो इन एरिया। 2 इंटू 1% मतलब सीधा सीधा मेरा आंसर 2% आएगा, 2% आएगा। ये इस तरीके से इस सवाल को सोचा जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अल्टीमेटली मेन जो आज का टारगेट है वो है थर्मल स्ट्रेस। हम ये सीखना चाहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ये थर्मल स्ट्रेस क्या है, इसको समझने के लिए
कुछ बेसिक जानकारी अपने आप को देनी पड़ेगी आपको। जैसे समझना, एक टर्म होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन तुमने जब चैप्टर पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में तुम पढ़ते हो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि यहाँ लेंथ की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाएगा स्ट्रेन। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जब भी कंपेयर, जब अगर किसी ने ये पढ़ रखा है 11th में, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, तो तुमने देखा होगा कि जब भी हम पढ़ते थे इसको, तो जब कंपेयर किया जाता था चेंज इन लेंथ का, तो कंपेयर किया जाता है एट सेम टेम्परेचर। कंपेयर जब भी किया जाता है सेम टेम्परेचर, तुम देखो तुमने पूरा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन उसमें टेम्परेचर के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। कहता है मैंने लंबाई बढ़ा दी, बस वहां पे सेम टेम्परेचर पे बात हो रही होती, वहां सेम टेम्परेचर पे, यानी कि कंपैरिजन जब भी होता है तो सेम लेवल पे कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट है जो 12th पास है, कोई 12th पास का स्टूडेंट है। अब वो 12th पास का स्टूडेंट अपने 12th के जब बोर्ड एग्जाम दिया था, 12th का जब उसने बोर्ड एग्जाम दिया, तो उसने नंबर कम लाए, उसने मात्र 50% स्कोर किया। 50% स्कोर किया, उसकी फैमिली परेशान हो गई, सब लोग उदास हो गए, सब लोगों ने कहा कि ये तो पढ़ने में कमजोर है, इसने मात्र 50% स्कोर किया है, ये तो पढ़ने में कमजोर है, ऐसा लोगों ने कहा। अच्छा तभी एक आदमी आता है और वो ये कहता है कि कहाँ कमजोर है, ये देखो आपका बच्चा फिफ्थ क्लास के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। इसका मतलब आपका बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका बेटा तो इंटेलिजेंट है। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि भाई 5th क्लास के सारे क्वेश्चन करने से 12th क्लास के या 12th पास वाले बच्चों को हम कमजोर या तेज कैसे कह सकते हैं। ये तो कंपैरिजन ही बेकार है, आप समझो, ये तो कंपेयर करना ही बेकार है, कंपेयर करना ही बेकार है, कंपेयर करना ही बेकार है। कंपेयर हमेशा एक जैसी चीजों से की जाती है। इसीलिए यहाँ जो कंपेयर किया जाएगा थर्मल स्ट्रेन में, तो यहाँ कंपैरिजन सेम टेम्परेचर पे किया जाएगा। कंपैरिजन जब भी किया जाता है तो सेम लेवल पे कंपैरिजन किया जाता है। 12th वाला बच्चा अगर तेज या कमजोर डिसाइड होगा तो वो भी 12th वाले बच्चों के लेवल पे डिसाइड होगा, ना तो ग्रेजुएशन के बच्चों से डिसाइड होगा, ना ही नर्सरी के बच्चों से डिसाइड होगा। इस बात को समझना है और इसी चीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है अभी जो डाटा अभी आने वाला है। अभी आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रॉड है, अरे 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 क्या लिख दिया। अभी मान लो कि तुम्हारे पास एक रॉड है ऐसा, इस रॉड की लंबाई जो है, ये लंबाई इसकी L इनिशियल है, कोई दिक्कत नहीं, ओके डन। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते ही इसकी लंबाई जो है बढ़ गई। कितनी बढ़ी दिख रहा है, इसकी लंबाई इतनी अपने को बढ़ती हुई दिख रही है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा L लेंथ से इसकी लंबाई बढ़ी है, इसमें मुझे कोई शक वाली बात नहीं। अब इस बात को समझना, ये ऊपर वाली जो घटना हुई है
ये किसी T1 टेम्परेचर पे हुई है और नीचे वाली जो घटना हुई है ये T2 टेम्परेचर पे हुई है। ऊपर वाला टेम्परेचर मैं लो मान के चल रहा हूँ और नीचे वाले टेम्परेचर को हाई मान के चलूंगा, तभी इसकी लंबाई बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है। अब एक कंडीशन देते हैं कि माना इस रॉड को फ्री छोड़ दिया, मतलब रॉड को फ्री छोड़ दिया। अब तुम बोलोगे फ्री क्या होता है, तो अब देखो दूसरा केस, अब देखो दूसरा केस, वही रॉड लो, वही रॉड लो और उस रॉड को दोनों तरफ से फिक्स कर दो, उस रॉड को दोनों तरफ से फिक्स कर दो। इसको क्या करो, ये रॉड रखो, सेम रॉड, और इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दो। देखो मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, यहां से इसको फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स करिए, दोनों तरफ से फिक्स कर दीजिए। अब देखना मजे से, अभी इसकी जो लंबाई है कहां से यहां तक की, इस लंबाई को एल इनिशियल नाम दिया गया, इस लंबाई का नाम दिया गया एल इनिशियल। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी हो रही है किसी टेम्परेचर T1 पे, किसी टेम्परेचर T1 पे। अच्छा, अब सेम कंडीशन समझना, अब सेम कंडीशन समझना, इसमें क्या कर रहे हैं कि अब वही एंड फिक्स, वही एंड फिक्स, और उसी रॉड को अब अलग टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं, अलग टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं। एंड अभी भी फिक्स है, एंड अभी भी फिक्स है, एंड बिल्कुल फिक्स है, कोई छेड़खानी नहीं। अब दिक्कत यह है कि जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और नीचे टेम्परेचर बढ़ा तो दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा के टेम्परेचर T2 दिया, लेकिन हमने क्या किया, इसके दोनों एंड को फिक्स कर दिया, हमने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, रिजिड सपोर्ट दे दिया। यहां समझिए, इसको रिजिड सपोर्ट के अंदर रखा हुआ है, रिजिड सपोर्ट के अंदर रखा हुआ है। अब बात समझना, अगर मेरे से अब इसमें स्ट्रेन पूछा जाए, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम दे दो केस 1, केस 1 में तुमने फ्री छोड़ा, और ये जो तुम पढ़ रहे हो इसका नाम दे दो केस 2, केस 2 में तुमने उसको रिजिड सपोर्ट में छोड़ा है। दो अलग अलग बातें यहाँ से समझ में आएंगी, दो अलग अलग बातें यहाँ से समझ में आएंगी कि जब हमने फ्री छोड़ा था तो स्ट्रेन कितना होगा, और जब इसको रिजिड सपोर्ट में डाला तो स्ट्रेन कितना होगा। जैसे बात सुनने की है इसमें, जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि पहले वाले केस में आप इस रॉड को एक्सपेंड करने दो, यानी कि क्वेश्चन कहेगा एक्सपेंडेड, कैसे, तो एक्सपेंडेड में आप इसको अलाउ करो, अलाउ करो, कैसा एक्सपेंड करने के लिए, फ्रीली। अब इसको क्वेश्चन जैसी भाषा में कहना चाहे कह सकता है, मतलब ये सारे वर्ड आपके पास रहेंगे, एक्सपेंडेड, फ्रीली, ऐसा भी लिखा रह सकता है। अच्छी बात है। अब ये एक्सपेंड जब ये फ्रीली करेगा, समझना, अब हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ स्ट्रेन क्या लिखूं, स्ट्रेन क्या लिखूं, तो मैं उस स्ट्रेन को अगर मैं कहता हूं चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो अगर मैंने ओरिजिनल लेंथ एल आई लिख दिया तो ये कहानी हो जाएगी गड़बड़, ये कहानी हो जाएगी गड़बड़, गलत हो जाएगा। समझो, जब ये फ्री, जब ये फ्री, जब ये फ्री होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में कंपैरिजन किया जा रहा है, और मैं यहाँ कह रहा हूं कि स्ट्रेन यहाँ 0 होगा। अब ये बात दिमाग ठनकाने वाली है, जिसको स्ट्रेन समझ में आता है उसको मैं बताऊं कि यहाँ स्ट्रेन होगा ही नहीं, स्ट्रेन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि तुमने इसको फ्रीली छोड़ दिया है। अब सवाल है कि स्ट्रेन 0 हुआ क्यों, स्ट्रेन 0 हुआ क्यों। अब बात समझो, स्ट्रेन क्यों 0 हुआ इस बात को समझो। भाई पहले टेम्परेचर कम था, पहले टेम्परेचर कम था तो ये लेंथ था, टेम्परेचर बढ़ा तो ये लेंथ बढ़ा। अरे भाई मैंने कहा है
कंपैरिजन हमेशा सेम टेम्परेचर पे किया जाता है। T1 एंड T2 तो अलग अलग टेम्परेचर है, T1 एंड T2 तो डिफरेंट टेम्परेचर है। डिफरेंट टेम्परेचर पे नो कंपेयर, डिफरेंट टेम्परेचर पे नो कंपेयर। मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि कम कम टेम्परेचर पे एलआई लंबाई थी और जब टेम्परेचर बढ़ा तो लंबाई इसकी थोड़ी सी बढ़ गई। बढ़ गई तो बढ़ गई। हमको तो अब इस T2 टेम्परेचर पे कंपेयर करके बताओ। अरे क्या कंपेयर करूं, T2 टेम्परेचर पे नई लंबाई है, पहले भी अभी थी अभी भी है। तो यहाँ कोई नई लंबाई थोड़ी ना आ गई T2 पे अपने आप कि आज T2 पे 5 मीटर है और उसी T2 पे 7 मीटर हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ स्ट्रेन 0 है। हाँ, बार बार ध्यान ऊपर वाले पे चला जाता है, बार बार ध्यान ऊपर वाले पे चला जाता है कि पहले Li था, बाद में इसकी लंबाई बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। लेकिन ऊपर वाले पे ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करते हैं। वही 12th वाले बच्चे का एग्जाम्पल निकालो, उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा तो नर्सरी के बच्चे से थोड़ी किया जाएगा। नर्सरी की तो पुरानी बात थी, खत्म हो गई। कंपेयर हमेशा सेम लेवल पे होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या हुआ इसको समझो। रिजिड सपोर्ट की कहानी समझिए। देखिए, टेम्परेचर T1 जब था तो इसकी लंबाई Li थी, मान लिया, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर तुमने बढ़ा के T2 कर दिया, बढ़ाया है, और तब लंबाई, अब रिजिड सपोर्ट है, समझना, जब रिजिड सपोर्ट है तो लंबाई तो बढ़ नहीं पाएगी। समझना इस बात को भाई। अब इस बात को आराम से समझो। माना ये मैंने यहाँ पे लिखा, इस घटना को मैंने देखा है 500 केल्विन पर और टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे कर दिया 700 केल्विन पर। अब बात समझना, 500 केल्विन और 700 केल्विन में कोई कंपेयर नहीं करना है, ये बात ध्यान में रहे कि 500 केल्विन एक अलग बात है, अलग बात है, और 700 केल्विन ये भी अलग बात है। इनको एक साथ कंपेयर नहीं करना है। अब इसमें कंपेयर नहीं होगा, टेम्परेचर का चेंज हमको देखो, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं लेंथ में इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा। ये तुम उस चीज को पढ़ रहे हो ना, जो तुम्हारे, अगर तुमने कोचिंग में किसी से पूछ दिया ना तो 10,000 में एक बच्चा आंसर कर पाएगा, 10,000 में। उस चीज को पढ़ रहे हो तो इतने प्यार से तो घुसेगा नहीं। अब 500 केल्विन और 700 केल्विन की बात है, मैंने रिजिड सपोर्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। अब जरा काम की बात आपको समझाता हूँ। अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता, अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता, तो ये लंबाई थोड़ी आगे बढ़ती। अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता तो ये लंबाई थोड़ी आगे बढ़ती। कितनी आगे बढ़ती, तो ये लंबाई आगे बढ़ जाती डेल्टा एल। इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ भाई ये लंबाई डेल्टा एल आगे बढ़ती। अच्छा, तो भाई ये लंबाई कितनी थी, अरे ये तो एल आई दिख ही रहा है। तो एल आई में डेल्टा एल और जुड़ जाता अगर मैं 700 केल्विन को डील कर रहा होता, अगर मैं 700 केल्विन को डील कर रहा होता। लेकिन रिजिड सपोर्ट के कारण, रिजिड सपोर्ट के कारण, रिजिड सपोर्ट के कारण इसकी लंबाई, इसकी लंबाई एल आई ही रह गई, एल आई ही रह गई, एल आई ही रह गई। मेरे पास 10 रुपए ही रह गए, मतलब ये फाइनल है। मेरे पास 10 रुपए ही रह गए, मतलब ये फाइनल है। मतलब यहाँ एल आई जो है, ये एल आई एक तरीके से, ये एक तरीके से फाइनल कंडीशन है इसकी, फाइनल कंडीशन है इसकी। इसकी लंबाई एल आई ही रह गई, मतलब ये तो फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। अब ईमानदारी से बताओ, 500 केल्विन वाले से तो कोई कंपेयर नहीं होगा। 500 केल्विन वाले की तो कहानी खत्म हो चुकी है, इससे कोई कंपेयर नहीं होगा।
सारा कंपेयर किस में होना है, सारा का सारा कंपेयर सिर्फ 700 वाले पे होना है अगर मैं इसमें स्ट्रेन निकालना चाहता हूं। 500 केल्विन की कहानी तो खत्म हो चुकी है, उससे हमको क्या मतलब है, नर्सरी क्लास छूट गया। अब सिर्फ और सिर्फ कंपेयर 700 केल्विन वाले से किया जाएगा। अब आओ समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम मुझे स्ट्रेन लिख के बता दो, स्ट्रेन लिख के बता दो। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का। अब लिखने में देखो मजा है, चेंज इन लेंथ। भाई देख, सही मायने में तो अगर रिजिड सपोर्ट नहीं होता तो लंबाई बढ़ती, तो लंबाई बढ़ती तो कितनी बढ़ती, डेल्टा एल, इसकी लंबाई बढ़ती। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी लंबाई में डेल्टा एल का इंक्रीमेंट होना चाहिए था। सही मायने में जानते हो वो होता भी है, वो होता भी है, इंक्रीमेंट होने की कोशिश जरूर होती है। लेकिन क्या है, रिजिड सपोर्ट इस पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाता है और ये भी इसको ऐसे फोर्स लगाता है और ये दब जाते हैं। यानी कि जो इसकी टेंडेंसी है वो डेल्टा एल बढ़ने की है। इसीलिए चेंज इन लेंथ की जो टेंडेंसी लिखी जाती है वो है यहाँ डेल्टा एल। लड़ाई है ओरिजिनल लेंथ क्या लिखूं, ओरिजिनल लेंथ क्या लिखूं। मन में दो सवाल, मन में दो सवाल कि मैं ओरिजिनल लेंथ एल आई लिखूं या एल आई प्लस डेल्टा एल लिखूं, एल आई प्लस डेल्टा एल लिखूं। तो मजे की बात तुमको बताऊं, इस एल आई को लिखना तो मूर्खता है, क्योंकि ये तो अलग टेम्परेचर पे था, ये तो 500 केल्विन पे था। 500 केल्विन पे इसकी लंबाई थी एल आई। 700 केल्विन पे, 700 केल्विन वाली जो लंबाई है उसको कंसीडर करेंगे, वो है एल आई प्लस डेल्टा एल। तो यहां लिखा जाएगा एल आई प्लस डेल्टा एल। ये बिल्कुल उड़ जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है, लेकिन इस बात को अगर समझो तो इसमें तुमको पूरी सच्चाई समझ में आएगी। अब इसको बोलेंगे कैसे ये समझो, बात समझना जो मैं बोल रहा हूं। पहली बात, कंपेयर हमेशा सेम टेम्परेचर में होता है। 700 केल्विन पे टेम्परेचर जब बढ़ा तो इसकी लंबाई हो जानी चाहिए थी एल आई प्लस डेल्टा एल, लेकिन रिजिड सपोर्ट के कारण इसकी लंबाई एल आई ही रह गई। तो चेंज इन लंबाई ये रहा डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल लंबाई ही खेल है। ओरिजिनल लेंथ जो इसका था वो 500 केल्विन वाला था ही नहीं, वो तो 700 केल्विन पे था। और ये तुमने यहाँ लिखा है एल आई प्लस डेल्टा एल, एल आई प्लस डेल्टा एल, और यहीं से कंपेरिजन इसका शुरू होता है। ये थोड़ा बार बार जब सुनोगे ना इस चीज को तब ये बात तुमको और बढ़िया समझ में आएगी। अब मैं इसको देखो एक रिलेशन निकालने जा रहा हूं। यहां से स्ट्रेन हमारा जब निकलेगा तो तुमने कहा ऊपर में डेल्टा एल और नीचे में तुमने कहा कि भाई यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है। अब आराम से बोलो एल आई प्लस डेल्टा एल, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल आई प्लस डेल्टा एल ये ऐसे लिखा जाएगा, एल आई प्लस डेल्टा एल ये ऐसे लिखा जाएगा। अब एक्चुअली में किताब में होता ये है कि ये जो डेल्टा एल होता है ना ये बहुत छोटी वैल्यू रहती है, ये डेल्टा एल बहुत छोटी वैल्यू रहती है। तो वो इस एल आई के साथ जब जुड़ता है तो वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है, तो विशेष इसका कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा होता है, इसमें कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डेल्टा एल को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है किताबों में, और ये सही बात भी है, बड़ा कम इंक्रीमेंट होता है। तो इस डेल्टा एल को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस डेल्टा एल की वैल्यू को 0 ले सकते हो, नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन पीछे की कहानी ये थी जो आपको बता दिया गया, आईआईटी में सवाल उससे आया हुआ है, क्वेश्चन अगर टफ बनेगा तो ये इस रिलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये छोटा होके और किताबों में और टीचर के नोट्स में भी एग्जैक्टली लिखा रहता है डेल्टा एल अपॉन एल आई,
और लिखने से काम चल जाता है, कारण तुमको समझा दिया। अब ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल आई, अब इसकी पूरी वैल्यू लिखी जाए। ये है स्ट्रेन, डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूँ एल आई अल्फा इंटू डेल्टा टी, और नीचे हमारा एल आई। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया स्ट्रेन का, वो स्ट्रेन का रिलेशन निकल के आया, आप उसको ध्यान से लिख सकते हैं। पहले इसको यहीं लिख देता हूँ, एल आई काट दीजिए, और अल्फा और इंटू ये रहा डेल्टा टी। ये बात छोटी सी है लेकिन काम की है। अच्छा, अब देखना अगली कहानी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है यंग मॉडुलस का। वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे आज उसको पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू, स्ट्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे स्ट्रेन अभी हम निकाल के लेके आए हैं, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको यहाँ पुट कर दो, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब आराम से इसको सॉल्व करके देखो, अगर तुमने यहाँ से तरीके से स्ट्रेस निकला है, अगर स्ट्रेस निकालने की बात करी जाए, देखो हेडिंग हमने दिया था ना थर्मल स्ट्रेस। अगर हमसे कोई कहे कि अब यहाँ से आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे, तो बस यही रिलेशन हमारे को वहाँ काम आएगा। अब आराम से आप निकाल दीजिए स्ट्रेस की वैल्यू, और पता ही होगा आपको स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से आप स्ट्रेस निकालोगे तो लिखोगे वाई कौन है, यंग मॉडुलस, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, स्ट्रेस को तुम लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो ये रहा तुम्हारा फोर्स, नीचे लिखोगे तुम एरिया, और ये रहा तुम्हारा वाई अल्फा, और ये रहा डेल्टा टी। ये तो एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरे से कोई फोर्स पूछेगा, अब इससे चूंकि डायरेक्ट सवाल आता है, फोर्स पूछेगा तो फोर्स को मैं सीधा सीधा याद कर सकता हूँ, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। तो हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये रहा, ये स्ट्रेस यही कहलाता है थर्मल स्ट्रेस। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज में आता है। वाई ए अल्फा डेल्टा टी तो फोर्स देगा, थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ये होगा वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई कौन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो क्वेश्चन में दे के रखता है, क्वेश्चन में ये वैल्यू दे के रखेगा। अभी तक की बातों का कंक्लूजन, हमेशा कंपेयर सेम टेम्परेचर में होगा, और यहाँ का जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई आप देख रहे हो 500 केल्विन और 700 केल्विन में, यहाँ बोलने का तरीका, टेम्परेचर बढ़ने पर लंबाई एल आई प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए थी, लेकिन रिजिड सपोर्ट के कारण ये लंबाई डेल्टा एल ही रह गई, तो डेल्टा एल आई ही रह गई, तो एल आई तो भैया फाइनल हुआ। हमको स्ट्रेन में इनिशियल लिखना पड़ता है, तो इनिशियल लिखना पड़ता है, ओरिजिनल लिखना पड़ता है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लंबाई की टेंडेंसी एल आई प्लस डेल्टा एल ही है। बार बार सुनोगे तो बात तुमको समझ में आ जाएगी। अब देखो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ ध्यान से, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तीन में क्या है, तीन में क्या है, बिल्कुल 3 मतलब जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था एक ही चीज, इसने कहा है
स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखने का मतलब ये फ्री एंड है, ये है फ्री एंड, इसको फ्री रखा है, फ्री। अब फ्री रखते हैं तो कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होता, चाहे टेम्परेचर में कितना भी चेंज करा लीजिए। यही हम अभी देख रहे थे, जब रॉड को फ्री रखोगे तो टेम्परेचर में चाहे कितना भी चेंज करा लो, स्ट्रेन उसमें डेवलप होगा ही नहीं। ये एक थ्योरेटिकल बात है जो मैंने यहाँ पे बताई। अब कुछ बातें काम की है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। एक्चुअली में जो हमारे पास यहाँ से डेल्टा एल जो डेवलप होता है वो तुम जानते हो एल इनिशियल अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, पहली बात तो ये, ठीक है भाई। और जो यहाँ से एल फाइनल डेवलप होता है वो होता है एल इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यहाँ से एल फाइनल डेवलप होता है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो लंबाई में चेंज आता है, और जो चीज लंबाई पे डिपेंड करे, जो चीज भी लंबाई पे डिपेंड करे वो तो यहाँ बदलेगा ही बदलेगा। यानी कि अब अगर यहाँ पे सिंपल पेंडुलम जैसा एक तुम्हारे पास पेंडुलम क्लॉक होता है, जैसे कि तुम बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, इसको क्लॉक टावर बोलते हैं। शहर में घंटा घर होता है अंग्रेज के जमाने के समय से, तो हर चौक पे वहाँ बड़ी घड़ी होती थी किसी जमाने में। तो वहाँ पे क्या है कि वो घड़ी की जो सुई होती है वो मेटल की होती है। तो अब देखो सिंपल पेंडुलम अगर तुम पढ़ते हो तो वहाँ टी का फॉर्मूला तुमको ध्यान हो 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव और नीचे जी इफेक्टिव लिया जाता है। अब चूंकि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ टी टाइम है, इससे पहले टी टेम्परेचर था, ये टी जो है ये टाइम पीरियड है। तो भाई ये टी टाइम पीरियड है और डिपेंड किस पे कर रहा है, एल पे। और चूंकि तुम एल चेंज कर रहे हो इसलिए इस पे चेंज आएगा। कैसे आएगा समझना, तुमने क्या किया, तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से देखो यहाँ देख के लग रहा है टी और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो लेंथ है उस क्लॉक का वो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। समझना, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तुम जानते हो कि मैं अभी पीछे पढ़ के आए हो कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मतलब जिस काम को वो 5 मिनट में कर रहा था उसको 10 मिनट में करेगा, 10 मिनट में करेगा, टाइम पीरियड बढ़ गया। और जो ज्यादा समय लेता है, जिसका टाइम ज्यादा लगता है, जिसका टाइम बढ़ा हुआ रहता है, उसको हम स्लो कहते हैं। भाई कोई काम करने में तुमने ज्यादा समय लिया तो तुम स्लो हो गए। इसीलिए इसीलिए टेम्परेचर कब बढ़ता है, तो देखो समर में, गर्मी के समय में, गर्मी के समय में जो क्लॉक टावर पे जो घड़ी लगी रहती है वो घड़ी स्लो हो जाती है, वो घड़ी स्लो हो जाती है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब तो एक छोटा सा तुमको मैथ्स बताता हूँ, मूड चेंज करने की। मैथ्स, मैथ्स में एक टर्म होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें क्या होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स और इसका पावर अगर n है तो बस पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब बहुत छोटा चेंज अगर हो रहा हो ना तब इसको यूज करते हैं। तुम बोलोगे कि अभी क्या याद आ गया आपको अचानक, तो मैं बोलूंगा कि ये जो अल्फा है, अगर तुमने वीडियो देखा हो तो अल्फा मैंने कहा था कि ये बहुत छोटा होता है, अल्फा बहुत छोटा होता है। भाई कितना छोटा होता है, मैंने कहा था कि 10 का पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये देख 10 का पावर -5। अब 10 का पावर -5 अगर कोई वैल्यू है तो बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब यहाँ अगर इसका यूज आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाइनोमियल की मदद लेनी पड़ेगी। अब समझाता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। मेरे पास t की जो वैल्यू है ये है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टी की वैल्यू है। ठीक है भाई मान लिया। अच्छा
मैं जानता हूं एल फाइनल की जो वैल्यू होती है वो होती है पहले की लेंथ, अगर एल है तो एल इनिशियल, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एल इनिशियल को मैंने एल कह दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब अभी डेल्टा टी, ये डेल्टा टी को अभी तक हम क्या कह के आए हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये बात समझिएगा। अब हम आगे थोड़ी देर के बाद उसका नाम डेल्टा थीटा रख देंगे। कैपिटल टी जो मैं लिख रहा हूं इसका नाम है टाइम पीरियड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टाइम पीरियड। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप रखिए, जो आपको अभी यूज में है। चलो, एल फाइनल की बात है तो हमने कहा एल फाइनल अगर लिखना है, एल फाइनल अगर लिखना है तो ये हो गया एल टाइम्स, एल टाइम्स, और आप जानते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये मैं जानता हूं, ये एल फाइनल की वैल्यू ऐसी होती है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या था, क्या था पहले के समय जब घड़ी हमने देखी तो उस घड़ी का जो पहले टाइम था, टी क्या है, टाइम पीरियड, तो पहले के टेम्परेचर पे घड़ी का टाइम पीरियड था टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखना बाद में क्या हुआ होगा, बाद में गर्मी का समय है, बाद में गर्मी का समय है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से नई लंबाई आ चुकी है, तो नया टाइम पीरियड आएगा। सोचो नया टाइम पीरियड क्या आएगा, वो आएगा टी फाइनल। अरे ये कितना था, ये था टी इनिशियल। अच्छा, तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल, लेकिन आज वो एल नहीं है, वो एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, और नीचे तो जी है ही सही। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, और शुरुआत की जो कहानी थी पहले की, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब आपको काम देता हूं, अब आप एक काम कीजिए, इसको डिवाइड करके देखिए, इसको आप डिवाइड करके देखिए। आप क्या कीजिए, आप टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ये कौन है, ये टाइम की बात हो रही है, ये लिखिए। तो टी फाइनल आप जानते हो 2 पाई, साथ में अंडर रूट एल फाइनल, तो एल टाइम्स 1 अपॉन अल्फा डेल्टा टी अपॉन, ये नीचे में क्या आएगा, जी आएगा। अच्छा, अब देखना, अब ये क्या आ जाएगा समझना, ये थोड़ा जी थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, डेल्टा टी, और जी इसी में लिख देता हूं भैया, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब बाद में जो टी इनिशियल की बात करूं तो उसको लिख देता हूं 2 पाई अंडर रूट, अब आराम से देखना वो क्या था, वो था एल वाई जी। काट पीट थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा मैथ्स चल रहा है भाई। 2 पाई से 2 पाई तो ऐसे ही निकल गए, अब ये जी ऐसे ही निकल गया, और कौन निकल रहा है, अरे एल भी कट रहा है, एल भी खत्म। अब देखना मजे से, यहां से टी फाइनल, यहां से टी इनिशियल, इसके पास क्या क्या बचा, इसके पास बच रहा है, एक तो बच रहा है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो भी रूट में, देख लो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और वो भी रूट में। रूट को मैं 1/2 लिख देता हूँ, रूट को मैं 1/2 लिख देता हूँ। अब दिमाग लगाएंगे, अब दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे भाई, अल्फा तो बहुत छोटा है, अल्फा तो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है इसीलिए बाइनोमियल यूज करो, बाइनोमियल यूज करो। इस अल्फा के जगह पे बाइनोमियल अल्फा के कारण लगेगा भैया, और बाइनोमियल में क्या होता है, जो पावर आता है बस वो मल्टीप्लाई होता है।
अब देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो मजे से। ये कहानी है टी फाइनल की, ये कहानी है टी इनिशियल की, बराबर बराबर 1 प्लस सब कुछ ठीक था, अब पावर में 1/2 था तो 1/2 और बाकी एज इट इज अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो थोड़ा और काम करना पड़ेगा। देखो ये है टी फाइनल, सही है बात, अपॉन टी इनिशियल। टी इनिशियल का नाम क्या था, टी, आराम से देखना, -1 इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। ओके नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये आराम से इसको सॉल्व करो। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टी फाइनल माइनस टी, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा टी। तुमको मन कर रहा है इनिशियल लगा दो, इनिशियल लगा दो। अब देखना आराम से, ये कहानी है 1/2 अल्फा डेल्टा टी की, 1/2 अल्फा डेल्टा टी की। अब देखना एक टर्म मजा आ जाएगा, टी फाइनल में से जो टी इनिशियल को घटाते हैं, टी फाइनल में से जो टी इनिशियल को घटाते हैं इसी को डेल्टा टी बोलते हैं। और ये किसकी बात चल रही है, ये टाइम की बात है। यहाँ वाला डेल्टा टी कौन है, ये टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर था, अगर तुमको ध्यान हो तो, इसीलिए मैं अलर्ट कर रहा था। इसीलिए बढ़िया है, इसको डेल्टा थीटा कह दो, इसको डेल्टा थीटा कह दो। अब मैं लिख रहा हूं पूरा टर्म, ऊपर में डेल्टा टी, ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल, अपॉन इनिशियल टी इनिशियल। टी इनिशियल को, टी इनिशियल को मैं टी लिख रहा हूं, टी इनिशियल को मैं टी लिख रहा हूं, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। आओ ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा के, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा के। भाई इस टर्म को क्या बोल सकते हो, ऊपर चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम है, अगर याद हो तो चेंज अपॉन इनिशियल, इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज। बताया था चेंज के टाइप, ये है फ्रैक्शनल चेंज। अरे किसमें, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कोई पूछे कितना होता है, तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। भाई डेल्टा थीटा कौन है, तो डेल्टा थीटा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हमने इसको पूरा डिराइव किया है, पूरा डिराइव किया है इसके मतलब को समझने के लिए। ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब मैं तुमको दिखाता हूं अगली कहानी इसकी, अगली कहानी समझाता हूं, देख। अब फिर से थोड़ी चर्चा करो, ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा टी, नीचे लिखा हुआ है टी, और ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। चलो भाई ये आया। अब थोड़ा इसको पढ़ने का स्टाइल सीखते हैं। ये जो डेल्टा टी अपॉन टी है ये चेंज अपॉन इनिशियल है। अब चेंज में तो लॉस भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है, तो कुछ इसको लॉस इन टाइम कहते हैं, लॉस इन टाइम, तो वो तो डेल्टा टी हो गया। और नीचे भी टी है, तो इसको टी को यूनिट में डालोगे तो पर सेकेंड, तो ये लिखा हुआ है लॉस इन टाइम पर सेकेंड। या फिर अगर डेल्टा टी है तो गेन भी हो सकता है, इसको कहा जाता है गेन इन टाइम पर सेकेंड, गेन इन टाइम पर सेकेंड। दो नाम है इसके, कोई बोले लॉस इन टाइम पर सेकेंड, तुम समझना डेल्टा टी अपॉन टी कह रहा है, वैल्यू कितनी होती है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये क्या है डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अच्छा अब देखो अगली लड़ाई, अगली लड़ाई, अगर कोई एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, किसी ने कहा, क्वेश्चन का लैंग्वेज बताता हूं, कि कोई क्लॉक है, वो क्लॉक स्लो हो रहा है, कितना, 10 सेकेंड
इन एवरी डे, 10 सेकेंड एवरी डे, ऐसा लिख लो। कोई क्लॉक है जो स्लो हो रहा है 10 सेकेंड एवरी डे। तो इसका मतलब क्या है? 10 सेकेंड एवरी डे स्लो होने का मतलब ये समझो भाई। पहली बात, ये तो डेल्टा टी अपॉन टी दिया हुआ है, पहली बात। इसमें से ध्यान रखना है टी तो मुझे सेकेंड में रखना है। ओके, इसने कहा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड कहा है। इसने कहा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कितने में? एक दिन में। ओके, इसका मतलब 10 सेकेंड एक दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा कि डेल्टा टी बाई टी कोई पूछे तब तुमको ये करना पड़ेगा, ये इतना सेकेंड और ये है वैल्यू। क्लॉक स्लो हो रहा है 10 सेकेंड एवरी डे, इसके लिखने का तरीका ये है। डेल्टा टी अपॉन टी जो निकल के आया इसका नाम होता है लॉस इन टाइम पर सेकेंड या फिर गेन इन टाइम पर सेकेंड। चेंज है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। मानता हूं थोड़ा मामला जटिल है, लेकिन भरोसा रखो यही था जटिल। चाहता तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख के काम चला देता, दो चार सवाल तो बन जाते, असली आता तुम चित हो जाते। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव जब रहता है तो याद करने पे भी फोकस है। दोबारा तुमको जरूर सुनना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, अभी नीचे पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, सेम चीज पढ़ाऊंगा, सेम चीज पढ़ाऊंगा। पहले ये आपके पास कंटेंट है, आप इसको देखिए, नीचे ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती। आपकी इच्छा करे तो एक बार उसको भी देख लेना। जितना कुछ मेरा यूज करना है आप कर सकते हैं तरीके से, और सब पढ़ेंगे बड़े आराम से। अब आपकी क्लास क्लासरूम से लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ कभी नेटवर्क आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, ये आ रही है। उस दिन बड़ी परेशानी हो गई, इसलिए आपकी क्लास अलग से लगा रहे हैं। जिसको क्लासरूम के भी कंटेंट के आनंद लेने हैं तो वो भी आपके लिए रिकॉर्ड करा दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी काम रात को।